नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आज बिहार की, जहां पर राहुल गांधी की वोट यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। आज इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। राहुल के साथ सारण से रोड शो का आगाज हो चुका है। यह मेगा रोड शो सारण, भोजपुर और उसके बाद सिवान होते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और तीनों खुली जीप पर सवार हैं। रोड शो में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन भी हो रहा है। सारण, भोजपुर और सिवान रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। महागठबंधन के समर्थकों के बीच ये यात्रा जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो 16 दिन की यात्रा है वो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। करीब 1300 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी इस दौरान, पूरे सफर के दौरान तय कर रहे हैं और करीब 50 विधानसभा सीटों को राहुल गांधी का यह दौरा खत्म करेगा। तो लगभग अब कुछ ही एक सीट बची हुई है, जिसको विधानसभा की सीट जिसको राहुल अभी कवर करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो रूट पूरा चुना गया है, खासतौर पे भोजपुर का जो रोड, ये रूट जो चुना गया है, इसमें 2024 के दौरान और साथ ही साथ 2020 की बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं 2020 में दबदबा देखने को मिला था महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी भी शामिल है और साथ ही साथ सीपीआईएम शामिल है। लेकिन यहां पर कांग्रेस शामिल नहीं है। जो सीटें आई थी, यहां पर ज्यादातर सीटें जो आई थी, इसके अलावा इस इलाके में अगर देखा जाए तो बीजेपी का भी अच्छा खासा दबदबा है और जेडीयू का भी दबदबा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, वो इलाका है जहां पर आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो आमने सामने की लड़ाई होगी, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ यहां पर एनडीए, यानी कि इंडिया ब्लॉक, और जो एनडीए की टक्कर होने जा रही है, इसमें कांटे की टक्कर रहने जा रही है। और कांटे की टक्कर की वजह से ही कोशिश हो रही है कि अखिलेश यादव को यहां लाया गया है, ताकि यहां पर कहीं ना कहीं पीडीए को या फिर यादव मुस्लिम समीकरण को और मजबूत किया जा सके। अखिलेश यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के साथ ही तेजस्वी और राहुल ने एक्स पर कई सारे फोटोज भी शेयर किए हैं। एक पिकअप में अखिलेश और तेजस्वी गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश लाल गमछा पहने हुए हैं, राहुल गांधी कैप पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने इस तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें आप देखिए कि दोनों गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पीछे केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी भी मौजूद है इस यात्रा में और आरजेडी की ओर से अखिलेश, आरजेडी की ओर से तेजस्वी और सपा की ओर से यहां पर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अब जो रूट मैप आप देख रहे हैं, इस रूट मैप को भी देखिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी देखिए। क्यों अखिलेश यादव इस जगह पे, खासतौर पे भोजपुर, सारण, सिवान में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंडिया ब्लॉक के लिए? क्योंकि उनके आने से एक बार फिर से जो आरजेडी के जो वोटर हैं, आरजेडी का जो कोर वोट है एमवाई, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूती मिलती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उनके आने से जो एक भोजपुर का इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहां पर एक अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए यहां पर तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जो तिकड़ी नजर आ रही है, खासतौर पे कहीं ना कहीं इस तिकड़ी को इंडिया ब्लॉक लगातार एक युवाओं का चेहरा बताते हुए प्रमोट करता रहा है। तो अखिलेश यादव जैसे यहां पर आए हैं, तो और जो आपको भोजपुर का रूट हम दिखा रहे थे, क्योंकि ये पूर्वांचल का हिस्सा है, पूर्वांचल के साथ सटा हुआ है। तो पूर्वांचल में 2024 में जबरदस्त यहां पर गेन किया था, सीटें काफी ज्यादा पाई थी अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने। और यही वजह है कि वो इस इन्फ्लुएंस को 2024 के बाद 2025 में भी इस्तेमाल करना चाह रही है इंडिया ब्लॉक। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव की मेगा एंट्री की वजह क्या है, पहले अब आपको समझा देते हैं। बिहार में आरजेडी के एमवाई फैक्टर का विस्तार करना, यानी कि एमवाई फैक्टर को अखिलेश के पीडीए से जोड़ना है। मुस्लिम प्लस यादव वाले वोट बैंक को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक तक ले जाना है। बिहार में महागठबंधन यादव और मुस्लिम वोट बैंक में बाकी दलित और पिछड़ी जातियों को भी जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश के पीडीए फैक्टर की जरूरत पड़ रही है। वहीं पर वोटर लिस्ट के मामले में भी विपक्ष बिहार चुनाव में भुनाना चाहता है और अखिलेश वोटर लिस्ट के मसले पर लगातार सरकार के खिलाफ और साथ ही ईसी के खिलाफ बोलते रहे। और इसके अलावा जिन 3 जिलों में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, उनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जैसा हम बता रहे थे, और यूपी की बॉर्डर से लगी हुई बलिया, देवरिया जैसी सीटों पर अखिलेश का अच्छा खासा वर्चस्व है। वहीं बलिया जिले में सपा के बड़े ब्राह्मण फेस ज्ञानेश्वर मिश्रा उर्फ छोटे लोहिया का गांव है और बलिया की सीमा बिहार के सिवान, सारण से लगती है, यानी कि ब्राह्मण वोट को भी साधने की यहां पर कोशिश हो रही है। तो बिहार में जिन 3 जिलों में अखिलेश, राहुल और तेजस्वी की तिकड़ी इस वक्त हुंकार भर रही है, वहां पिछले चुनाव में गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जैसा हमने आपको बताया था, महागठबंधन की कोशिश है कि 2020 के उसी
को एक बार फिर से, यानी कि जो रन रेट या फिर स्ट्राइक रेट थे, उसको दोहराया जाए। तो जैसा हम बता रहे हैं कि जिला भोजपुर है, कुल सीटें 7 है, महागठबंधन ने 5 सीटें यहां पर जीती थी। इसी तरह से दूसरा भी हम आपको बताएंगे, सिवान देख रहे हैं जहां पर 8 विधानसभा सीटें महागठबंधन के खाते में 6 आई थी। सारण में 10 सीटें हैं जिसमें महागठबंधन ने 7 सीटें जीती थी। तो यही जो स्ट्राइक रेट है, और भोजपुर में देखिए 7 सीटें, 5 में महागठबंधन, तो कुल मिलाकर जो स्ट्राइक रेट 2020 में था, उसी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की ओर से कोशिश हो रही है। और क्योंकि 2024 के चुनाव में अखिलेश ने पूर्वांचल के इलाके में जबरदस्त गेन किया था अपना पीडीएफ फॉर्मूला लगा के, वही लगता है कि इंडिया गठबंधन को अखिलेश को लाने से जो इलाके सटे हुए हैं पूर्वांचल से, तो उसका फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और बिहार पहुंचते ही अखिलेश यादव ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दिया। अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन होगा। यूपी में जैसे अवध से हटाया था, वैसे ही बीजेपी को मगध से हटाएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाएगी। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है कि वो पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। ये इस्तेमाली पार्टी है, लोगों को बर्बाद कर देती है इस्तेमाल करने के बाद। कि अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं हैं। अब अखिलेश यादव अवध और मगध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा समीकरण भी आपको हम बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की अवध बेल्ट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों में अयोध्या भी शामिल है, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, इसके अलावा बस्ती, श्रावस्ती में बीजेपी को हार मिली थी। इसके साथ ही मोहनलालगंज, खीरी, फतेहपुर, इसके अलावा सीतापुर में भी बीजेपी के कैंडिडेट अच्छा खासा मार्जिन से हार गए थे। तो ये जो पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, जो अवध की हम बता रहे हैं, यही वजह है कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि जैसे अवध से हटाया था वैसे मगध से हटाएंगे। हालांकि जो विधानसभा अगर बात की जाए इस वक्त असेंबली में, तो वहां पर तो अभी भी बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं, आप मगध का हम बता रहे हैं आपको, आरजेडी के 13 सीटें, कांग्रेस के पास 4 सीटें, सीपीआईएमएल के 3 सीटें हैं, बीजेपी के 4 सीटें, जेडीयू के 2 सीटें यहां पर है। बीजेपी और यहां पर जेडीयू को मिला दे तो 7 सीटें हो जाती हैं, और बाकी सारा महागठबंधन का नतीजा है जिस इलाके में इस वक्त अखिलेश मौजूद हैं। बिहार की बात अगर हम करें तो यूपी की भी इसमें कहीं ना कहीं संभल की बात हम लेकर आते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पूरा मामला है चुनाव में, यह भी मुद्दा बनेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि यूपी में संभल को लेकर एक नया दंगल शुरू हो चुका है। हिंदू संगठन एसआईटी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं मोर्चा खोल के जो विरोधी हैं, यहां पर सत्ता के जो विरोधी हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। रिपोर्ट लीक होने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उस पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आजादी के समय संभल में 45% हिंदू थे जो दंगों और खौफ के चलते पलायन करते हुए कहां तक पहुंच गए हैं, 15 से 20% तक बची है हिंदुओं की आबादी संभल में, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सपा और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। अब से थोड़ी देर बाद संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता संभल पहुंचने वाले हैं। 1000 से ज्यादा भगवाधारी संभल बचाओ यात्रा में शिरकत करेंगे। प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है, बावजूद इसके विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल कूच करने का ऐलान तो कर दिया है। अब संभल के चप्पे चप्पे में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। कल भी लखनऊ में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि आजादी के बाद संभल में कई दंगे हुए, जिसके चलते हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हुए। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कई हिंदू परिवारों के घरों में ताला लग गया और बाजारों में सन्नाटा। गुरुवार को एसआईटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी को सौंपी थी, और जिसमें 22 नवंबर 2024 को हुए दंगों की जांच की भी जिक्र है। साथ ही साथ इतिहास में संभल में कितने और कब कब दंगे हुए, इसका भी ब्यौरा दिया गया है। इसी रिपोर्ट के लीक होने के चलते बवाल तेज हो गया है।
एसआईटी ने योगी सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी कम होने की बात की गई है, लिहाजा संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत हिंदू संगठन कर रहे हैं। लीक हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों की वजह से ज्यादातर हिंदू परिवार संभल छोड़ने को मजबूर हुए, जिसके बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है और संभल में डेमोग्राफी चेंज हुई, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और हिंदू संगठन अब पलायन कर गए हिंदू परिवारों को फिर से संभल लाने के लिए, बसाने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट लीक होने से बवाल मच गया है। एहतियातन संभल में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से हिंदू रक्षा वाहिनी जो एक संगठन है जो इस वक्त मोर्चा खोल चुकी है, ऐलान कर चुकी है कि वो कूद कर रही है, जाने वाली है संभल, ऐसे में सरकार का इस पर स्टैंड क्या है? हिंदू संगठन तो सामने आ रहे हैं। देखिए अमित, इस पूरे मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद कल ही ऐलान कर चुका है कि वो आज 12 बजे लखनऊ से 1000 भगवादारियों के साथ संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत करेगा और संभल तक जाएगा, जिसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय शामिल होंगे और 1000 लगभग कार्यकर्ता शामिल होंगे और 500 गाड़ियों का काफिला लखनऊ से होता हुआ संभल जाएगा, इस तरीके का दावा किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी कोई भी जो परमिशन होती है वो नहीं दी गई है और एहतियात के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर संभल की बात कर लें, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से पुतला फूंका गया, जिस तरीके से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया विश्व हिंदू भारतीय रक्षा परिषद के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, उससे यह माना जा रहा है कि आज टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब से 1 घंटे बाद ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद को यहां से निकलना है लगभग 1000 भगवाधारियों के साथ संभल के लिए, और वो वहां जाना चाहते हैं। कल की पीठ के प्रमोद कृष्णम से मुलाकात करना चाहते हैं, वहां से जिन हिंदुओं का पलायन हुआ था डर और भय के माहौल में, उन सबको वापस लाना चाहते हैं और एक नए संभल की इबारत लिखना चाहते हैं। लेकिन ये कितना सफल होंगे, कितना प्रशासन की परमिशन मिलेगी वहां तक पहुंचने में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह माना जा रहा है कि आज लखनऊ में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है प्रशासन और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों के बीच में, क्योंकि परमिशन फिलहाल इस यात्रा को अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए विशाल जो तथ्य सामने आया वो तो वाकई में चौंकाने वाले हैं कि 45% से हिंदुओं की संख्या 15% तक आ जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि यह भी हुआ है आजादी के बाद। अब संभल की रिपोर्ट पर ओवैसी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमें मोदी और योगी से इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है। संभल में हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है, यह कहना है ओवैसी का, लेकिन संभल की जनता इस एजेंडे को नाकाम कर देगी, कह रहे हैं। रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है, हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी या नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। अब संभल के रिपोर्ट पर जहां एक तरफ बवाल मचा है तो दूसरी तरफ मोहन भागवत के बयान के बाद सियासत खूब हो रही है। 3 बच्चे पैदा करने की सलाह क्या संघ प्रमुख ने दी, इस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। मौलाना मौलवी भी अब भागवत के बयान को लेकर निंदा करने लगे हैं। कई लोग तो 3 बच्चे पैदा करने की उनकी सलाह का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बेहद ही ओछी बयानबाजी कर दी, वो भी आपको सुनाएंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने संघ पर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ऊपर से लेकर नीचे तक कुंवारों की तो फौज है। भागवत जी को चाहिए कि पहले अपने संगठन में नियम लागू करें। भागवत जी पहले आरएसएस के लोगों को कहें कि शादी करो और 3 बच्चे पैदा करने का नियम पहले संघ के अंदर लागू करें। अब अजय राय ने इस दौरान संघ के लोगों के लिए बेहद ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी और कहा था कि जन्म दर 3 से कम हो तो परिवार लुप्त हो जाता है, समाज लुप्त हो जाता है, जिस पर अजय राय ने कहा कि पहले संघ के लोगों को शादी करनी चाहिए। भागवत ने 3 संतान सुनिश्चित करने की बात पर कही और राय ने यानी कि अजय राय ने कहा कि आरएसएस में तो कुंवारों की फौज है। भागवत ने कहा था कि हर परिवार में 3 बच्चे जरूरी है, जिस पर अजय राय ने कहा है कि पहले यह नियम
अपने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लागू करें। बड़ा इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक भरी हुई है। वहाँ तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। और यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अजय राय के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि वो दौर याद करें जब लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे ये पूछिए कि वो समय आप भूल गए जब मार्केट और बाजारों में जाके जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपकी ही सरकार में लोगों की नसबंदियां की जा रही थी। और आपको शर्म नहीं आती आज इस तरह के बयान देने के ऊपर? हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री को लेकर क्या बयान दिए गए हैं, उनकी माताजी को लेकर क्या बयान दिए गए हैं। तो कांग्रेस से आप यही उम्मीद कर सकते हैं, न ये देश हित में है न ये जनहित में काम करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि आरएसएस कभी 2 बच्चों से ज्यादा होने का विरोध करती है और अब कह रही है कि 3 बच्चे पैदा करो। संघ पहले तय कर ले कि वो चाहती क्या है। आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई। अब 3 बच्चों को लेकर मोहन भागवत ने दरअसल कहा क्या था, आपको वो भी सुना देते हैं। जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के कालकाजी मंदिर से, जहां झगड़े के बाद एक सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद कुछ लोगों ने सेवादार के ऊपर हमला कर दिया। सेवादार को लाठी डंडे से पीटा गया, हाथ-भरा कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल इस सेवादार को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब मृतक योगेंद्र सिंह 35 साल के थे, यूपी के हरदोई के रहने वाले थे। योगेंद्र सिंह पिछले 15 साल से कालकाजी मंदिर में सेवादार के काम कर रहे थे। वारदात के वक्त मौजूद लोगों ने आरोपी अतुल पांडे को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस फिलहाल दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। इस वीडियो में आप देखिए 1 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। करीब रात को 9 बजे की घटना है। जिस वक्त ये घटना थी मंदिर परिसर के अंदर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी बचाने के लिए योगेंद्र को नहीं आया और सरेआम इसी तरह से लाठी डंडे से पीटा गया, अधमरा कर दिया गया और आखिरकार योगेंद्र की मौत हो जाती है। अब बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ पे सेवादार को लेटाया हुआ था और उसे लाठी डंडों से जोर जोर से मारा जा रहा था और ये मंदिर परिसर के अंदर की जगह है। यहीं से लोग होते हुए कालकाजी मंदिर के अंदर जाते हैं। रात 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, लोगों की भीड़ मंदिर में होती है। ऐसे में कई चश्मदीद इस मामले के हैं जिन्होंने इस पिटाई को होते हुए देखा, लेकिन डर की वजह से या फिर क्या कहें किसी और वजह से लोगों ने बीच में नहीं आए। केवल 2 लोग आखिरी में उन लोगों को समझा के वहां से ले गए। बताया जा रहा है कि अतुल अपने साथियों के साथ कल देर रात मंदिर में दर्शन के लिए आया था और वो विशेष चुन्नी की मांग कर रहा था, जो मां को अंदर मंदिर परिसर में गर्भगृह में चढ़ाई जाती है। मना करने पे बहस जो है वो मंदिर के गर्भगृह से शुरू हुई और मंदिर के परिसर में आके खत्म हुई। इसी जगह पे सेवादार को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो अधमरा हो गया। फिर उसे एम्स ले जाया गया, जहां पे सेवादार की मौत हो गई।
और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही है, जहां हमीरपुर गांव में विकास कार्य के सत्यापन के दौरान जमकर बवाल हुआ। प्रधान और पूर्व प्रधान आमने सामने आ गए और पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलने लगे। पथराव में सिपाही समेत 8 लोग घायल हो गए। अब तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स भी तैनात कर दी गई है और बताया जा रहा है कि शिकायत के आधार पर विकास कार्यों की जांच के लिए ऑफिसर गांव पहुंचे थे। जैसे ही टीम गांव में पहुंची और शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया, इस दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान सहित दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और देखते देखते हंगामा हाथापाई तक पहुंच गया। अधिकारी के भी लग गया, ये अधिकारी के भी मार दिया, वकील ने मारा, वकील ने मारा, डॉक्टर सुकीन के वकील ने मारा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी हो रही है और नीचे यहां पर देखिए कि पुलिस वाले को यहां पर पत्थर लगी है, जिसके बाद वो भी यहां पर घायल नजर आ रहे हैं। नीचे जमीन पर वो बैठ गए थे और यहां पर जिसने वीडियो बनाया वो लगातार बोल रहा है कि अधिकारी को पत्थर लग गया, अधिकारी को पत्थर लग गया। दूसरा यहां पर पुलिस वाला हाथ में डंडे लेकर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, दोनों पक्षों में से एक को समझाने की कोशिश कर रहा है। थाना टांडा के खुशहालपुर गांव में दो पक्षों के बीच में एक जांच के दौरान आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें 6-7 लोग घायल हो गए थे। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्यवाही की, घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना के क्रम में 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत विवेचना और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य और नाम अन्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के आसानसोल की, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी से आए 2 हमलावरों ने सड़क से गुजरे युवक को बेहद करीब से गोली मारी और मौके से फरार हो गए। हत्या की यह वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से गली से एक शख्स जा रहा है। इस स्कूटी पर सवार 2 लोग मौजूद हैं। अब देखिए, थोड़े से दूर जैसे ही ये पहुंचे, इन्होंने बंदूक निकाली, एक हो सकता कट्टा निकाला देसी, और सीधे उसको बहुत ही करीब से गोली मार के मौके से फरार हो गए। और स्कूटी में बैठे जो बदमाश थे, देखिए बहुत आराम से बैठे हुए हैं। उनको पता है कि उनका टारगेट कौन है और पहले से वो तय करके आए थे कहां पर किस तरह से इस घटना को अंजाम देना है। देखिए दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पर स्कूटी में, इसको स्टार्ट किया, फिर आगे निकले। गली में अंधेरा छाया हुआ है और देखिए थोड़ी कुछ ही दूरी पर, शायद बामुश्किल 10 से 15 फुट होगा, 10 से 15 फुट जैसे ये पहुंचे, इसने जाके सीधे उस शख्स को देखिए गोली मार दी और गोली मार के सीधा निकल गए। और साफ दिख रहा है कि शायद गोली कनपट्टी पे मारी, कनपट्टी पे सटा के गोली मार के ये निकल गए। और खबर यूपी के महाराजगंज से, जहां पर बीच बाजार में जमकर बवाल हो गया। 2 पक्षों में भयंकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी, डंडे, बैट, हॉकी चले। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बाइक खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद हुआ था और देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे के ऊपर बीच बाजार में लोग लाठी डंडे मारते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके हाथ में जो आया उसी से उसने हमला करना शुरू कर दिया। मामले को बढ़ता हुआ देख मौके पर पुलिस भी पहुंची और जो लोग यहां पर बवाल कर रहे थे उनको हिरासत में लिया। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की तस्वीर है, जहां पर अचानक ही किसी विवाद को लेकर बीच बाजार, देखिए बीच बाजार में मारपीट शुरू हो गई। जिसको जो मिला वो लाठी, डंडे, बैट लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। अब ये जैसे सूचना पुलिस को मिली होगी, पुलिस वहां पर पहुंची और वो जो लोग बवाल कर रहे थे उनको हिरासत में लेकर गए। अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर आयुष्मान खुराना की फिल्म की शूटिंग के दौरान बवाल हो गया। कुछ युवकों ने फिल्म के क्रू से जमकर मारपीट की। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 युवक एक क्रू मेंबर को पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शूटिंग स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई जैसे ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि शूटिंग की कुछ युवक मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे और जब उन्हें मना किया गया कि आप मत करो शूटिंग, तो वो मारपीट करने लगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए अमूमन होता यह है कि जहां पर शूटिंग होती है वहां पर आम जनता देखने जाती है और आम जनता के अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता होती है कि वो मोबाइल निकालकर उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फिल्म क्रू होता है वो चाहता है कि उनके फिल्म के किसी भी शॉट को बाहर ना लिया जाए। ये उनकी कोशिश होती है ताकि कि फिल्म को लेकर एक कहीं ना कहीं सस्पेंस बना रहे। अब यही वजह रही होगी जो क्रू मेंबर ने रोका होगा कि आप लोग शूटिंग मत कीजिए, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे वो उस पर नहीं माने। वाद विवाद हुआ, जिसके बाद लोकल थे, स्थानीय लोग थे जिन्होंने जमकर उस क्रू मेंबर की पिटाई कर दी। अब उत्तराखंड के रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है। रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग करते हुए बदमाशों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की अब तलाश कर रही है। बाइक पर ये नकाबपोश बैठे हुए हैं, देखिए ये बाइक पर मौजूद है। 1 2 3 लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। एक ही बाइक पर 3 लोग हैं, हाथ में इनके बंदूक नजर आ रही है, राइफल भी है और शायद कट्टा भी रखा हुआ है। अब देखिए किस तरह से घर के सामने आए,
एक साथ 3 बाइकें आई हैं, एक दो नहीं 3 बाइक, तीनों बाइक पर 3-3 यानी कि करीब 9 लोग सवार थे और 9 लोग 3 बाइक पर आए थे। सबके हाथों में यहां पर हथियार नजर आ रहे हैं, देखिए हाथों में हथियार है जिससे वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद मौके से निकल जाते हैं। अब इनके अंदर ना खौफ है और ना ही कोई डर है, और जाहिर सी बात है चेहरा छुपा के रखा है तो ये जानते हैं कि पकड़े जाएंगे, तो उसकी भी गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं है। चेहरा ढक के रखा हुआ है, पहचान ना हो, उसके बाद यहां से निकल गया। लेकिन पुलिस के हाथ तो अब ये लग गया है सीसीटीवी फुटेज, और मान के चलिए बहुत ही जल्द इनको पकड़ लिया जाएगा।